हेलो फ्रेंड्स, आज आपका क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या है। केमिकल चेंज जो होता है, अगर वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर चेंज हो गया तो उसका रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हो सकता। और फिजिकल चेंज की मतलब होता है जो नेचुरली चेंज हो रहा है एज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो वो फिजिकल मेथड के द्वारा अब रिवर्स प्रोसेस हो सकता है। इसका मतलब उसी तरीके से केमिकल रिएक्शंस हैं। द केमिकल रिएक्शंस इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। जो नई प्रॉपर्टी के साथ जो सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जिसे एक रिएक्शन लिखा हुआ है A+B+C, ये प्रोडक्ट दे रहा है ABC, ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है इसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और जो राइट साइड में लिखा हुआ है वो उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट, ठीक। ये रिएक्टेंट हो गया, फिर यहाँ पे रिएक्शन हुआ, उसके बाद क्या बनाया? प्रोडक्ट बनाया। मतलब द सब्सटेंस विच take part in the reaction is known as reactant and the substance which formed after the reaction is known as product। अब इस केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? तो सबसे पहले क्या हो सकता है इन्वॉल्व कि जैसे यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बना, ये हो सकता है एक गैस रिलीज हो या फिर ये किसी तरीके का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो या फिर ये कोई स्टेट चेंज हो। जैसे यहाँ अगर सॉलिड के फॉर्म में है तो हो सकता है इसका स्टेट चेंज होकर लिक्विड स्टेट में चला जाए। तो हो सकता है यहाँ पे टेम्परेचर ही चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए, ठीक। इस तरीके के केमिकल रिएक्शंस में यही सब प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। मतलब क्या हो सकता है? फर्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस इवॉल्व हो सकती है। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक। थर्ड है चेंज इन कलर, फिर फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर, लास्ट में क्या है? चेंज इन स्टेट हो सकता है, उसका जो स्टेट चेंज हो सकता है। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस को अगर आप सबसे पहले देखिए, एवोल्यूशन ऑफ गैस किस तरीके का होता है? जब जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तब क्या बनाता है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसमें कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? हाइड्रोजन गैस ये इवॉल्व हो रही है। इसका मतलब ये रिएक्शन किसको इन्वॉल्व कर रहा है? एवोल्यूशन ऑफ गैस। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के लिए इसमें अगर पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट जब इसके साथ रिएक्शन होगा तो ये क्या बनाएगा? लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ये प्रोडक्ट बनाएगा। अब जो लेड आयोडाइड होगा वो एक तरीके का येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। तो ये केमिकल रिएक्शन किसको इन्वॉल्व करता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के। और जो कलर के चेंज होने की बात है, कलर्स मान लेते हैं साइट्रिक एसिड, ये हो गया साइट्रिक एसिड, और ये पोटेशियम पर मैग्नेट, ये जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। जब इस साइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट होगा तो ये जो फॉर्म होगा पोटेशियम का, तो इसका जो कलर हो जाएगा वो कलरलेस हो जाएगा। इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन जो है
चेंज ऑफ कलर को भी इन्वॉल्व करता है। जो फोर्थ नंबर पर है चेंज इन टेम्परेचर, मतलब अगर ये स्लैक्ड लाइम है, स्लैक्ड लाइम जब क्विक लाइम से रिएक्शन करता है तो क्विक लाइम से रिएक्ट करता है तो उसमें जो प्रोडक्ट बनता है इसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब जब इसमें अलग से एनर्जी बढ़ जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से अलग से इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो जब किसी रिएक्शंस में एनर्जी इवॉल्व हो तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक, मतलब जिसमें से एक्सो मतलब निकलना, थर्मिक मतलब एक प्रोसेस। तो जिस रिएक्शन से एनर्जी, हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है तो उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। यहाँ का टेम्परेचर कोल्ड था, फिर यहाँ पे हॉट हो गया, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ हीट एनर्जी बढ़ी। तो जब इसमें अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इवॉल्व होगी तो उसे कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब यहाँ पे टेम्परेचर कोल्ड था और यहाँ पर भी उससे ज़्यादा कोल्ड हो जाए, मतलब हीट एनर्जी क्या हो जाएगी, ऑब्जर्व हो जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, ये हो गया एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लास्ट है कि जो चेंज ऑफ स्टेट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल चेंज इन स्टेट के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे ये वैक्स है, इसको बर्न करेंगे तो ये दो फॉर्म में डिवाइड हो जाता है। एक लिक्विड वैक्स जो होता है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है, तो रिएक्शन होने पर ये एक फॉर्म में लिक्विड के फॉर्म में हो जाता है, और सेकेंड होता है गैस के फॉर्म में हो जाता है। तो इस तरीके से ये इसका स्टेट इस तरीके से चेंज होता है। तो ये केमिकल रिएक्शंस हैं, ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्वॉल्व करता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी केमिकल इक्वेशंस किसे कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला इज नोन एज केमिकल इक्वेशंस। मतलब केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन कहते हैं द रिप्रेजेंटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस with the help of symbols and formula is known as chemical equations। केमिकल इक्वेशंस, तो ये केमिकल इक्वेशंस हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, मतलब ये कार्बन को आप क्या लिख दिए, क्या है कार्बन, ये ऑक्सीजन का सिंबल है, फार्मूला है, ये ऑक्सीजन का फार्मूला है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस है वो नाम न लिखकर उसकी जगह सिंबल्स यूज किए गए और ये प्लस साइन से इसका फार्मूले से केमिकल रिएक्शंस हम लिख सकते हैं। अपने रिएक्शंस को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसका जो स्टेट है वो भी लिख सकते हैं। जैसे कार्बन क्या है, सॉलिड के फॉर्म में होता है, तो यहाँ आप क्या लिख दें ब्रैकेट में सॉलिड। ऑक्सीजन क्या होता है, गैस के फॉर्म में, और CO2 क्या होता है, गैस के फॉर्म में। तो ब्रैकेट में उसकी स्टेट को भी लिख सकते हैं। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। सबसे बेसिक एग्जांपल हम उठा रहे हैं, जैसे H2 प्लस O2 गिव्स क्या, H2O। अगर आप देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड में ये क्या है आपका रिएक्टेंट, और ये क्या है प्रोडक्ट है। तो
आप देखेंगे रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है इधर 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है 2, इधर अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है 2 और ऑक्सीजन एटम कितना है 1। तो हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन को आपको बैलेंस करना है। तो अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया, मतलब 2 कंप्लीट हो गया। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ क्या हो जाएगी 2 ना रहकर कितनी हो जाएगी 4। अब यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, फिर अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 2 ना होकर क्या हो जाएगा 4। तो आप देखेंगे हाइड्रोजन 4 से 4 इक्वल हो गया और ऑक्सीजन 2 से 2 इक्वल हो गया, इसलिए ये रिएक्शंस क्या हो गई बैलेंस हो गई। अब नेक्स्ट हेडिंग है आप लोगों की टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप होती हैं 5 टाइप की होती हैं। फर्स्ट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड द लास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को आप क्या कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, दोनों को कंबाइन करके। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस कितनी टाइप की होती हैं वो 5 टाइप की होती हैं। तो फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, and the last is most important oxidation and oxidation reduction reaction। इस तरीके की ये 5 रिएक्शंस हैं। आपको सबसे पहले कौन सा पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस किसे कहते हैं कि जैसे जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस कंबाइंड होकर जो प्रोडक्ट बनाए ABC, उसे क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस किसी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कंबाइन हो उसे क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे इसका जो एग्जांपल होता है वो आप ले सकते हैं कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस कंबाइन होकर क्या बना लिया CO2 गैस। ये दोनों सब्सटेंस कंबाइंड हो गए। वो हो सकता है ये जो 3 प्रोडक्ट 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है। जब चारों किसी एक सब्सटेंस में कंबाइन हो जाएं तो उसको क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जो सेकंड है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का नाम से ही मतलब है कि जब कोई भी ये प्रोडक्ट है जैसे A है AB है, ये डिकम्पोज हो जाए किसमें A प्लस B, या फिर जैसे ABC है ये डिकम्पोज हो जाए किसमें A प्लस B प्लस C। मतलब जब कोई सब्सटेंस 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस में डिकम्पोज हो जाए, अलग अलग हो जाए, स्प्लिट हो जाए, उसे क्या कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर यही एग्जांपल को अगर आप यहाँ रखेंगे CO2 गैस वो एक है, ये किसमें डिकम्पोज हो जाएगी कार्बन सॉलिड में प्लस ऑक्सीजन गैस में। इस तरीके से ये कम हो जाएगी डिकम्पोज। अब सेकंड एग्जांपल है, ये फर्स्ट है, सेकंड CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक सॉलिड है, तो ये किसमें कनेक्ट हो गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये इन दोनों में स्प्लिट हो गया। तो ये सेकंड एग्जांपल है। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक दूसरे का रिवर्स है। ये 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस को कंबाइन करता था, अब ये जो कंबाइन वाला था वो 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस में स्प्लिट करता है। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
अब आपका जो थर्ड है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसे कहते हैं जब कोई एक सब्सटेंस, यहाँ मान लेते हैं AB+C, वो ये जो है इसको डिस्प्लेस करके इधर चला है। तो जैसे ये प्रोडक्ट बना दें A+BC, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस B की पोजीशन यहाँ से डिस्प्लेस होकर C के साथ आ गई, क्योंकि C इज मोर रिएक्टिव दैन A। इसका मतलब है C इज मोर रिएक्टिव दैन A, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस पूरे रिएक्शंस को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट है, ये एक्वस के फॉर्म में है, और ये जिंक जो है सॉलिड के फॉर्म में है। ये रिएक्ट होगा, सल्फेट अलग हो जाएगा, कॉपर अलग। कॉपर इज लेस रिएक्टिव दैन जिंक, तो ये सल्फेट जिंक के साथ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट। ये हो जाएगा एक्वस प्लस आपका क्या बचा, कॉपर सॉलिड। इस तरीके से ये डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर जैसे इसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर AB+CD इस तरीके का हो, तो आप ये क्या करेंगे, जैसे B वाला किसके साथ डिस्प्लेस कर जाए, D, क्योंकि A इज लेस रिएक्टिव दैन D, तो इसके साथ चला जाएगा, और A जो है C के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये क्या प्रोडक्ट बनेगा, AC+BD। तो इसका नाम क्या दिया गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या हो जाएगा, AgNO3 है, AgNO3, ठीक है, ये एक्वस है, प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड भी एक्वस है। तो जो Ag है वो किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ चला जाएगा, क्योंकि ये इस पर जो इसका जो आयंस होगा वो प्लस होगा, NO3 पर आयंस होगा माइनस होगा, सोडियम पर आयंस कौन सा होगा, प्लस होगा, और Cl पर क्या होगा, माइनस होगा। तो इसका जो प्लस है वो इसके माइनस के साथ चला जाएगा। मतलब ये क्या बना गया, AgCl, मतलब ये सॉलिड हो जाएगा AgCl, और फिर ये क्या हो जाएगा, सोडियम NaNO3, सोडियम नाइट्रेट क्या हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये मतलब ये जो Ag है Cl के साथ जा रहा है, और NO3 Na के साथ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब जो लास्ट है वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है, वो क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कब होगा, तो आप ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कब हो सकता है, जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, तब जाके ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। इसका जो सेकेंड डिफिनीशन वो है, इसकी जो दूसरी डिफिनीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, या फिर रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट्स, तब भी आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होगा। अब सेकंड है रिडक्शन रिएक्शंस कब होगा, रिडक्शन रिएक्शन जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर
एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, ठीक। अब सेकंड है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसमें एक टर्म्स और आता है, क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? द सब्सटेंस which gives oxygen or which removes hydrogen for oxidation। मतलब ऑक्सीडेशन होने के लिए जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है या फिर जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को रिमूव करता है, ऑक्सीडेशन होने के लिए उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? द सब्सटेंस विच, इसको ऐसे लिख देते हैं, विच गिव्स हाइड्रोजन और removes oxygen for reduction is known as reducing agent। जैसे Cu कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, अगर ये इसको हीट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा? जो ऑक्सीजन है ये किसके साथ चला जाएगा? हाइड्रोजन के साथ। ये क्या प्रोडक्ट बनेगा? H2O प्लस कॉपर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऐड हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब कौन सी रिएक्शन आपको बताई गई थी? ऑक्सीडेशन यहाँ हो रहा है, यहाँ पे ये ऐड हो रहा है, और कॉपर के साथ क्या हो रहा है? ये रिड्यूस हो रहा है। तो ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इसमें हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो इस तरीके से ये रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। अब जो सब्सटेंस जैसे कॉपर ऑक्साइड जो है, ये सब्सटेंस क्या दे रहा है? ऑक्सीजन। मतलब आपको बताया गया था कि द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब CuO क्या हो गया आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। और जो सेकंड होता है, अब जो हाइड्रोजन है ये रिस्पॉन्सिबल है कि ऑक्सीजन का रिमूवल करने के लिए, तो ये आपका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? H2 रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अब सेकंड एग्जांपल ये है कि H2S गैस है, वो अगर क्लोरीन के साथ ऐड हो रही है तो क्या बनाएगा? ट्वाइस ऑफ HCl प्लस सल्फर अलग हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आपको क्या बताया गया था कि ऑक्सीडेशन, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ क्लोरीन है, उसके साथ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शन, ठीक। अब जो सब्सटेंस हाइड्रोजन गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, उसे क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब जो क्लोरीन है रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, तो जो क्लोरीन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। इस दोनों एग्जाम्पल से आप इस रिएक्शंस को पूरी तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपकी कोरोजन।
कोरोजन किसे कहते हैं? कोरोजन होता है कि जब कोई भी मेटल ऐसे एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मॉइस्चर या फिर टेम्परेचर में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक तरीके की लेयरिंग लग जाती है जिसकी वजह से इसका जो अपीयरेंस है वो खराब हो जाता है, अपीयरेंस खराब हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। अब जैसे अगर आयरन है, आयरन नेल है, अगर इसको एयर के प्रेजेंस में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में, तो इसमें क्या लग जाता है? रस्ट लग जाता है। मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, ठीक है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर कोरोजन को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग, गैल्वनाइजेशन और यही सब हम लोग करते हैं। अब पेंटिंग, गैल्वनाइजेशन, ये सब प्रोसेस हम कोरोजन को रिमूव करने के लिए करते हैं। अब जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी किसे कहते हैं? रेंसिडिटी उसे कहते हैं जब किसी भी जो खाद्य पदार्थ है, मतलब जो ऑयल या फिर फैट से मिलकर जो भी खाने की चीज़ें पैक की जाती हैं, जैसे चिप्स का रैपर्स होता है, चिप्स का पैकेट होता है, उसमें जो ऑक्सीजन भरी जाती है वो इसलिए भरी जाती है ताकि जो चिप्स का स्वाद हो, टेस्ट हो या फिर उसका स्मेल हो वो चेंज ना हो, इसीलिए उसमें जो गैस भरी जाती है वो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस की वजह से चिप्स का टेस्ट और स्मेल चेंज नहीं होता। अगर ऑयल और फैट वाली चीज़ें हैं, अगर इसको खुले एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो इसका जो टेस्ट होगा वो भी ख़राब हो जाएगा और इसमें से गंदी स्मेल आएगी। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं।